नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संक्षिप्तीकरण की। संक्षिप्तीकरण विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए छोटा सा विषय है, मेरे लिए बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, गंभीरता इसलिए क्योंकि सवाल जहां बनते हैं, क्वेश्चन जहां बनते हैं, वहां पर बहुत से स्टूडेंट, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि 80 से 90% जो स्टूडेंट है वो इन विषयों पर कभी गौर ही नहीं करते। लिख रहे हैं यूपीएससी, लिख रहे हैं स्टेट पीसीएस, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पर गौर नहीं करेंगे। कंप्लीट गौर जो है वो जीके पर ही रहेगा। इसलिए मेरे लिए बड़ा गंभीर विषय है और मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं सोचना ये और भी गंभीर हो जाता है। ठीक है, और आपके लिए तो गंभीर है ही यहाँ पर, क्योंकि आपके जीवन की दिशा का निर्धारण करते हैं। सभी जीके अच्छा करके आएंगे, जीके में सबकी अच्छी तैयारी होगी मुझे लगता है, सभी की अच्छी तैयारी होगी मुझे लगता है। लेकिन जो स्टेट पीसीएस है आपका, चाहे वो किसी भी लेवल का रहे, चाहे आप किसी भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, हिंदी तो है आपके पास में। कुछ स्टेट्स को आप छोड़ दीजिए जहां पर आप अपने लोकल भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन आधे से अधिक भारतवर्ष में तो कम से कम हिंदी की चर्चा है। और आप जहां भी जा रहे हो, यूपीएससी या फिर सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का मैं मानता हूं, वहां भी जा रहे हो तो कम से कम हिंदी तो वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही। और पीछा क्या नहीं छोड़ रही, मैं तो कह रहा हूँ ये आपके लिए बड़े गौरव और सम्मान का विषय है। कम से कम आप जुड़े हुए हैं अपनी मातृभाषा से, और यदि आपकी मातृभाषा नहीं है तो आप दूसरी भाषा को उतना महत्व दे रहे होंगे। अब सारी बातों का प्रारंभ का मेरा मकसद यही है क्लास के प्रारंभ में ये करने का कि आप इसको हल्के में न ले, बहुत हल्के में न ले। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, और यदि स्वर्ग से भी महान है तो इन दोनों चीजों को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जैसे आप माता का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपनी जन्मभूमि का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब समस्या ये हमारे सामने कि यदि आज की पीढ़ी की मैं बात करता हूँ तो पढ़ता तो रोज ही हूँ, पढ़ाता भी रोज ही हूँ आपको। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहता है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट आपकी लूंगा, आपको लगे तो 2 मिनट आगे निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ये मेरे देश का दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि यदि हम बच्चे को बोलते हैं 59 तो बच्चा समझ लेता, लेकिन हम बोलते हैं 49 या हम बोलते हैं 59, हम बोलते हैं 39, नहीं समझ पाता आज हमारा बच्चा। आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे यहाँ पर? हम अपने संस्कारों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यही आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मतलब कहीं भी जाइए आप, दुनिया की किसी भी भाषा को सीखिए यहाँ पर, लेकिन कम से कम अपनी मातृभाषा का सम्मान जरूर कीजिए। इसको नजरअंदाज मत कीजिए। इसकी जो स्वरूप है, इसकी जो रूपरेखा है, कहीं आपकी जीवन की दिशा को बदलने वाली है, तो ये चीजें जरूर सिखाइए। आपसे बहुत से शिक्षार्थियों की समस्या होगी कि भाई ये कौन सा रोजगार देती है, तो देती है, और इतना देती है कि शायद आप समा नहीं पाते यहाँ पर, लेकिन आपकी अपनी सोच हो सकती है। खैर क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसके लिए, आपकी 2 मिनट प्रारंभ में लेने के लिए। मन किया मैंने भाषा के लिए इसलिए किया क्योंकि समस्या ये कि पिछले 30 वर्षों के अनुभव में मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति कहता है कि साहब 5 महीने हो गए लेकिन अभी शुरुआत नहीं की है। हिंदी की तैयारी करते तो 5 महीने हो गए, कोचिंग करते, तैयारी करते, पढ़ते हुए शुरुआत नहीं की, अब आपके पास आए, अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़ भी देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल ऊपर हाथ तो नहीं कर सकते। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर संक्षिप्त की चर्चा करते हैं, यहाँ पर संक्षिप्तीकरण। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम गौर करते ही नहीं है सिलेबस पर, विषय पर हम गौर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी करना है आपको, विषय पर गौर करना है, क्योंकि आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर। निश्चित रूप से आप, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस को लिखते हो या फिर आप टॉप भारत की संस्था के एग्जाम को लिखते हो, ये आपकी दिशा का निर्धारण करती है यहाँ पर। ठीक है, जरूर निर्धारण करती है, तो जरूर देखिएगा। संक्षिप्तीकरण करते समय हमें क्या क्या नियमों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। और नंबर 1 पर हम देखते हैं, मूल रूप से चर्चा करते हैं, ये जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ये हमेशा आती रहती है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा आती रहती है और आती रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है बड़ी जल्दी कुछ इसका समाधान हो जाता है, और कभी ऐसा बहुत देर लग जाती है उस समाधान में। ठीक है, अब जितनी भी देर में समाधान हो, समाधान तो होगा। 1-2 मिनट पहले भी मैंने आपके लिए 1-2 मिनट टेक्नोलॉजी ले लेगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए, बस यहां से पढ़ते हैं हम, यहां से पढ़ते हैं। संक्षिप्तीकरण के बारे में देखते हैं। संक्षिप्तीकरण में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश है तो उसे पूर्ण संक्षिप्तीकरण का नाम दिया जा सकता है। संक्षिप्तीकरण का सार लेखन की आत्मा है, अतः वह संक्षिप्तीकरण गागर में सागर भरने वाला प्रतीत होता है। मूल पाठ का 1/3 भाग लिखना है, लेकिन भाषा की दृष्टि से सारगर्भ सुस्पष्ट हो, अपनी ओर से कोई तर्क या सुझाव वहां पर न दे। क्या कहा गया है? 1/3 हम लिखते हैं वर्षों से, आपको पता है। संक्षिप्तीकरण में हम 1/3 लिखते रहे वर्षों से, आपको पता है, बिल्कुल पता है, आपको होना भी चाहिए यहाँ पर पता। 1/3 लिखते रहे, लेकिन 1/3 में आप उसकी आत्मा को न मरने दें। जो उसका मूल भाव है
उसकी आत्मा को न मरने दे। कई शिक्षार्थी ऐसे होते हैं, खैर बड़े लेवल पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब शुरुआती दौर होता है तो हमने देखा कि 15 लाइन है तो बीच में से 2-2 लाइनें कट करके और वो 5 लाइनें उसमें से लिख दी, एक लाइन छोड़, ऐसा तो नहीं होता। उसको हमें पूरे को पढ़ना है, पूरे को पढ़ने के बाद उसकी जो आत्मा होती है, मूल जो उसकी आत्मा होती है, उस आत्मा को हमें लेना है, ठीक है, और उस आत्मा के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं करना है। मूल विषय वस्तु ना मरे, उसका भाव ना मरे, उसका सौंदर्य ना मरे, उसकी आत्मा ना मरे, उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी मौलिकता बनी रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए 1/3 हिस्सा उसका आपको निष्कर्ष निकाल के लिख देना, जिसको हम सार कह सकते हैं, क्योंकि उस सार को हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए या ना पूछा जाए, उस सार और निष्कर्ष तो आपको निकाल के देना ही देना होता है, ठीक है। 1/3 भाग लिखते हैं सारगर्भित, और अपनी तरफ से बहुत कुछ उसमें लाग लपेट नहीं करना चाहिए। हिंदी की विशेष शब्दावली वाले शब्दों का चयन कर संक्षिप्तकरण को सारगर्भित रूप दिया जा सकता है। विशेष शब्दावली जब हम उसमें 1/3 करते हैं तो उसमें क्या पूरी जो 15 लाइनें या 10 लाइनें उसका 1/3 करते हैं। 1/3 करने के लिए जहां अच्छे शब्दों का प्रयोग हो उन अच्छे शब्दों को लेना है, और जहां भाषा में गरिमा बनी रहे, भाषा का सौंदर्य बना रहे, भाषा की मूल रूप से उसकी जो खिंचाव है भाषा का वो बहुत अधिक भी ना हो, बहुत ढीला भी ना हो, ठीक है। तो अच्छा लगे ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण में आए महत्वपूर्ण पहलुओं की अपनी स्वयं की भाषा में प्रकट करने की दक्षता, और संक्षिप्तीकरण मौलिक रचनात्मक होना चाहिए, नहीं कि आप संक्षिप्तीकरण करते समय उसके मूल स्वरूप को ही निकाल दें। ये दोनों बातें मैं बता चुका हूँ। भाषा अच्छी रखेंगे, हम बार बार पढ़ते हैं भाषा सरल, सरस और सुबोध, शैली सरल, सरस और सुबोध। तो जो सरल, सरस और सुबोध जो शैली है, जो सरल, सरस और जो सुबोध शैली, उस सुबोध, सरल, सरस और सुबोध शैली का ही तो वर्णन हम मूल रूप से करते हैं, उसी शैली की तो हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो शैली आपकी उच्च कोटि की होनी चाहिए, शैली आपकी भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए, भाव का गांभीर्य होना चाहिए, पदों का लालित्य होना चाहिए, उच्च कोटि की विचारधारा होनी चाहिए, कहने की स्किल जो आपको तरीका सलीका जो है कहने का वो आपका उच्च कोटि का होना चाहिए। मूल भाव को मरने नहीं देना चाहिए, मौलिक जो विषय वस्तु है उस मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए, प्रासंगिक विषय वस्तु उसमें डालनी है, इधर उधर की बातें नहीं डालनी है, भार नहीं डालना है उसमें, सौंदर्य नहीं डालना उसमें, अलंकार नहीं डालने उसमें, सीधी सरल भाषा में आप जो कह सकते हो उसको कह दो। 1/3 करना है, लेकिन तीसरा हिस्सा मौलिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण लिखे लेकिन मूल पाठ को ध्यान में रखकर निष्कर्ष पर पहुंचकर अपने भावार्थ लिखने के उद्देश्य रखकर बस मूल का 1/3 भाग लिखना है। यहाँ पर बता दिया हमने, ये नहीं कि जो मूल है उसका 1/3 कर देंगे, नहीं, भाव देखेंगे। यदि वो नारी के ऊपर लिखा हुआ है, नारी की महिमा के ऊपर लिखा हुआ है, नारी शक्ति पर लिखा हुआ है, तो नारी शक्ति की मूल थीम को पकड़ करके आप वहां से उसका लिखना प्रारंभ करेंगे, नारी शक्ति की मूल थीम को पकड़ करके आप वहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। यदि वो इसके अतिरिक्त कहीं और विषय पर लिखा हुआ है, कल्पना पर लिखा हुआ है, किसी और पर्यावरण पर लिखा हुआ है, तो फिर पर्यावरण आपका मूल थीम होना चाहिए। कुछ भी लिखो दुनिया के किसी के एग्जाम्पल दो यहाँ पर, लेकिन वो 3 बातें जो थर्ड के रूप में लेके आते, 1/3 के रूप में, 1/3 के रूप में, उसमें वो जो पर्यावरण की आत्मा है वो मरनी नहीं चाहिए, ठीक है। संक्षिप्तीकरण पूर्णता के लिए अर्थात अनावश्यक बातों को संक्षिप्तीकरण में कोई स्थान नहीं देना चाहिए, जो बातें बार बार आती है उनको त्याग देना चाहिए। इधर उधर की बातें, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बार बार किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार किसी लोकोक्ति कहावत का प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार अर्थात का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात तो देना ही नहीं है, अर्थात का मतलब जो आप कह चुके उसको और अधिक स्पष्ट कर रहे हो, तो अपनी बात को पहली बारी लाइन में स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? अपनी बात को पहली वाली पंक्ति में ही जब आप स्पष्ट नहीं कर सकते तो अर्थात कह के क्या कहना, आप व्याख्या थोड़ी कर रहे हो, आप संक्षिप्तीकरण कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो। उसका होता क्या है संक्षिप्तीकरण? नींबू को निचोड़ने के बाद निष्कर्ष के रूप में जो थोड़ा सा इकट्ठा होता है ना रस, वही संक्षिप्तीकरण है, ठीक है। ऊपर का जो पूरा खाद्य पदार्थ वेस्ट था वो आपने फेंक दिया, हम तो निष्कर्ष और निचोड़ को लेकर के आए, बस वो निष्कर्ष और निचोड़ है, यही हमारा संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तता की पहचान है। संक्षिप्तता भी ऐसे जो पाठ में 1/3 मात्र हो लेकिन स्पष्ट, अपनी स्वयं की भाषा का तारतम्यता को स्पष्ट करने वाली हो। विद्यार्थियों को अपनी ओर से उपयोग में ली गई भाषा के संबंध में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये कहना चाह रहे हैं कि संक्षिप्तीकरण में आप 1/3 कर देंगे, लेकिन उस 1/3 करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा अपनी होनी चाहिए, आपकी शैली अपनी होनी चाहिए, आपका मौलिकता अपनी होनी चाहिए, गरिमा अपनी होनी चाहिए, स्किल अपनी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर दिया तो मैं तो यही चाह रहा था या मेरी तो यही सोच बन रही है। आपकी क्या सोच बनती है हमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्या विचारधारा है एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, कॉपी चेक करने वाले को या एग्जाम करवाने वाली बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे पक्ष में कि आप हमारे विपक्ष में। जो लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसमें गंभीरता होनी चाहिए, उसमें औदात्य भाव होना चाहिए, उसमें सबलाइम होना चाहिए, उसमें एक ऐसा भाव होना चाहिए पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इसने इस गरिमा को, इस मौलिकता को पहचाना है, ठीक है।
15 लाइन 50 लाइनें कुछ भी हो, लेकिन 2 शब्दों में निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे जाते जाते आप क्या कहना चाहते हो, तो वो जो क्या कहना चाहते हो ना, वो आपका जो औदात्य भाव है, जिसको हम उदात्त तत्व कहते हैं भारतीय परंपरा में, ठीक है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हमने सबलाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको लोगों ने अभिव्यंजना का नाम दिया, जिसको लोगों ने अलग अलग विचारधारा का नाम दिया, कोई आत्मा कहता है, कोई रीति कहता है, कोई छंद कहता है, कोई अलंकार कहता है, लेकिन हम उसको हिंदी की आत्मा कहते हैं, ठीक है। वो आत्मा आपकी मौलिक तत्व है, आपकी मौलिक विचारधारा। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्तीकरण हिंदी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, उसमें सार लेखन से शीर्षक से संबंध किया जा सकता है। सार लेखन के लिए शीर्षक देना आवश्यक है, चाहे प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा गया या नहीं हो। संक्षिप्तीकरण में एक वाक्यांश वाले शब्दों का प्रयोग आपके संक्षिप्तीकरण अधिक स्पष्ट करता है। यह कहा गया है कि आपको शीर्षक बहुत अच्छी तरह से लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि शीर्षक तो पूछा ही नहीं गया, कई बार ऐसा होता है कि शीर्षक तो पूछा ही नहीं गया, हम क्यों लिखे भाई। संक्षिप्तीकरण की जो आत्मा है वो सार है, और जो सार है उसके साथ आपको उसकी हेडिंग आपको देनी ही देनी पड़ेगी। आप लिख दीजिए कि ये इसकी हेडिंग है, ठीक है, सवाल नहीं पूछा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख लीजिए कि निश्चित रूप से इसकी हेडिंग है और ये इसका सार है। यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा। उसके बाद जितने सवाल पूछे गए उन सारे सवालों को कीजिए। हेडिंग लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आती है कि डबल में आती है। लोकोक्ति कहावत मुहावरे को हम डबल में रखते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट कथन को हम सिंगल में रखते हैं। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कहाँ होता है व्याकरण का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, कैसे होता है विराम चिन्हों का प्रयोग आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, निश्चित रूप से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मूल विचारधारा है संक्षिप्तीकरण में, हमने कहा कि वाक्यों की शुद्धता होनी चाहिए, दोहराव वाले वाक्य नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले हम बता चुके हैं, बस आप अपनी बात को एक ही बार में किस ढंग से कह सकते हो, वो विचारधारा है वो निश्चित रूप से उसमें होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। साहित्यकार का कार्य वह सौंदर्यांकन है, जगत के साथ मानव का तदात्म स्थापित कर आत्म प्रसारण द्वारा उसे आनंदोपलब्धि कराना। जो कलाकार भावात्मक एक स्थापित करने में समर्थ होगा वह उतना ही अधिक आत्म प्रसारण प्राप्त करने में कराने में समर्थ होगा। यही कलाकार की महानता की कसौटी है। साहित्य वस्तुतः कलाकार की आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है। सामंजस्य सौंदर्य की दृष्टि करना, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना सत्ता के 3 गुण सत्य चित्त और आनंद बताए गए। अब यहाँ मान लिए एक पैराग्राफ आ गया, हम इसका संक्षिप्तीकरण करना चाह रहे हैं। इसमें क्या लिखा है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, इसका 1/3 करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसकी रीडिंग लगाइए, एक बार नहीं 2 बार लगा लीजिए। 2 बार रीडिंग लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें साहित्यकार के महत्व को दर्शाया गया। ये जो पैराग्राफ है इसमें साहित्यकार के महत्व को दर्शाया गया कि साहित्यकार का महत्व होता है कि समाज में जो भी कुछ देखता है उसको लिखे, क्योंकि हमने वर्षों से पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक। अब इस मूल विषय विचारधारा को, इस मौलिकता को पकड़ करके, इस आत्मा को पकड़ करके आपको अपनी तरफ से 1/3 लिखना है। ये 10 लाइन है तो 1/3 3 लाइनों में, 3.5 लाइनों में आप लिख दीजिए कि कथन पूर्ण रूप से सही है, कि मतलब इसमें साहित्यकार का अपना विवेक होता है, साहित्यकार की अपनी मति होती है, अपनी विचारधारा और बुद्धि होती है। समाज में जो कुछ दिखता है उसी को लिखना साहित्यकार का धर्म होता है। लेकिन वहां साहित्यकार को चाहिए कि सत्यम वद प्रियम वद का पालन करे, मतलब सच को प्रिय बना करके बोले, सच को कड़वा बना करके ना बोले, क्योंकि साहित्यकार का अपना दृष्टिकोण होता है और वो तो अंदर से विवेकशील होता है, वो तो बुद्धिमान होता है, वो तो जागृत प्रवृत्ति का होता है, वो तो दूरदर्शी होता है। अपनी विचारधारा उसकी खुद की होनी चाहिए जिससे समाज को प्रेरणा दे सके, क्योंकि जो लिखा गया है वो इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को कहीं न कहीं प्रेरणा देगा। यहाँ पर तो आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सके, इस तरह का भाव जो है ये इसमें बताया गया, ठीक है, इस तरह का भाव बताया गया। तो मूल कंटेंट आपकी समझ में आया कि जो विषय वस्तु है उसको 1/3 करके आपको लिखना होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ना मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन, इस गद्यांश का सारांश 1/3 शब्दों में लिखिए। यहां भी लिखा है इन्होंने, यहां भी लिखा, मैं इसको पढ़ देता हूं, लेकिन मैं बता चुका हूं मुझे क्या लिखना है वहां पर, ठीक है। साहित्यकार का कार्य सौंदर्य अंकन द्वारा विश्व को आनंद प्रदान करना है। सौंदर्य उपासना द्वारा आध्यात्मिक सामंजस्य की स्थापना साहित्यकार की सृजनशीलता की कसौटी है। केवल सुख को आनंद मानने वाले को समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही जीवन की 2 सहज अनुभूतियां। ये इन्होंने निष्कर्ष लिखा, वो जो पैराग्राफ लिखा था उसका निष्कर्ष लिखा। देखिए, साहित्यकार का कार्य सौंदर्य अंकन द्वारा विश्व को आनंद प्रदान करना है। देखिए, सौंदर्य अंकन एक अच्छी शब्दावली का प्रयोग है, ठीक है। सौंदर्य उपासना द्वारा आध्यात्मिक सामंजस्य की स्थापना करना, वर्ड देखिए गरिमापूर्ण शब्द है, सौंदर्य की उपासना, ठीक है, आध्यात्मिक सामंजस्य की स्थापना करना। साहित्यकार सृजनशील होता है, वो अपनी सृजनशीलता का पालन करता है, उसको अपनी सृजनशीलता से मतलब जीवन को आनंद पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। परंतु
परंतु ये वर्णन किया है कि मतलब यदि समाज में कुछ अहित हो रहा है, समाज में कुछ बुरा हो रहा है, या जीवन में दुख भी आ रहा है समाज के हिस्से में, तो उसको भी सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और साहित्यकार का भी यही दायित्व और साहित्य का भी यही दायित्व है, तो उसको स्वतंत्र रूप से स्वीकार करें। क्योंकि यदि ईश्वर के दिए हुए आनंद को हम भोगते हैं तो ईश्वर के दी हुई दुख को कौन भोगेगा। यहाँ पर ये मूल कंटेंट और मूल विषय वस्तु, मूल भावना है। ठीक है, इस भावना को आप अपने ढंग से लिखते हैं, अपनी शैली में लिखिए, अपनी विचारधारा में लिखिए। किसी की विचारधारा नहीं होती कि ये उसकी विचारधारा है, आपको उस बुक का अनुसरण करना है, या उस अनुभवी व्यक्ति ने बताया उसका अनुसरण करना। नहीं, ये आपकी अपनी विचारधारा है। हो सकता है आप इससे विचारों से सहमत न हो, लेकिन आपको कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हो सकता है आप विचारों से सहमत न हो, आपको विपरीत भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना। जो कहा गया है उसके ऊपर आपको लिखना है। हाँ, अगर आप उसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप अपना तर्क दे सकते हैं कि मेरे विचार से ऐसा भी है। वो सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। समाज को एक दिशा जो देंगे वो सकारात्मक विचारधारा होनी चाहिए। यही साहित्यकार का उद्देश्य है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। सुख दुख की छाया की भांति पुरुष को साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण देवी कही जाती है। स्वार्थ को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है। ये कुछ मिसप्रिंट लिखने में। उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यम को भी हारना पड़ा। सती सावित्री, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, तपस्विनी, उर्मिला को दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत है और पुरुष चेतना में जागरण का संदेश देते। अब ये एग्जाम्पल सारे आपके लिए व्यर्थ हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए व्यर्थ हैं। इसलिए व्यर्थ है क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल का पालन करना है। आपने मूल कंटेंट, मूल विषय वस्तु को पढ़ा है। भारतीय नारी के स्वरूप का चित्रण किया गया है कि भारतीय नारी प्राचीन काल में भी सम्मान की पात्र थी, आज भी सम्मान की पात्र है, भविष्य में भी सम्मान की पात्र रहेगी। ये मौलिकता है। इस मौलिक भावना को आपने पकड़ा है, इस मौलिक विचारधारा को आपने पकड़ा है। तो जब इस मौलिक विचारधारा को आप पकड़ लेते हैं, जब इस मौलिक भावना को आप पकड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में लिख देंगे कि भारतीय नारी प्राचीन काल से सम्मान की देवी रही है। और आप प्रारंभ कीजिए, आप पिछले एग्जाम जिन लोगों ने दिए हैं उन एग्जाम की आप कॉपियां देखेंगे यहाँ पर। अब मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता क्या क्या लिखते हैं लोग, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब जिस ढंग से लोग लिखते हैं। आप देखिए, अगर ये नारी के स्वरूप का चित्रण किया है तो सब चीजों को नजरअंदाज करिए। आपको 1/3 लिखना, आप शुरू कीजिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवता निवास करते हैं, जहां मतलब क्या नारियां होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ठीक है, नारी हर रूप में हमारे लिए सम्मान की पात्र है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नारी की उपस्थिति के बिना पूरा न हुआ हो, न पूरा होता हो। हर कार्य में कहीं न कहीं नारी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्राचीन काल में यज्ञ और विधान को देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी जब यज्ञ करना पड़ा तो सीता न होते हुए भी सोने की प्रतिमा, सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ का विधान किया गया था। यहाँ पर इतनी महिमा और इतनी गरिमा नारी की थी। आज भी कोई भी धार्मिक कार्य पूरा होता है, ठीक है, तो पत्नी की अनिवार्यता उसमें होती है। जिसके पत्नी नहीं होती उस पति को नहीं बैठाया जाता। यज्ञ में हम जोड़े के साथ बैठते हैं, हवन और पूजा में हम जोड़े के साथ बैठते हैं। ये भारतीय नारी को सम्मान देने की बात है। चाहे वो प्राचीन काल की मैत्रेयी की बात हो, चाहे गार्गी की बात हो, चाहे लोपामुद्रा की बात हो, चाहे अनसुईया की बात हो, चाहे सावित्री की बात हो, सभी काल में हमने ऐसा किया है। मैंने बहुत बड़ी बातें बताई है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आप निष्कर्ष की बात कर रहे हो, आपने तो पल्लवन कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। मैं इसका संक्षिप्तीकरण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाव है, ये मूल कंटेंट है ना। और इस मूल विषय वस्तु के साथ जितनी बातें मैंने बताई उसमें से जो 5 बातें आपको अच्छी लगे वो 5 बातें आप लिख दीजिए। आपको जो 2-5 बातें अच्छी लगे ना, वो 2-4-5 बातें आप लिख दीजिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मूल विषय वस्तु को तो आपने पकड़ लिया ना। भारतीय नारी के सम्मान की बात बताइए। जो 2-3-5 बातें 1/3 का आप कर सकते हो उसको, अगर 10 लाइनें तो 3 लाइनों में आप लिखते हैं कि भारयत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हर काल में भारतीय नारी की स्थिति सम्मान रही है। प्राचीन काल की 2 नारियों के एग्जाम्पल, रामायण के 2 एग्जाम्पल, आज के 2 एग्जाम्पल, और भविष्य में निश्चित रूप से नारी की स्थिति में और सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो गया काम आपका। ठीक है, यही तो आपको विचारधारा लिखनी है। त्याग, बलिदान, सेवा, शक्ति धारणी, अर्धांगिनी, लक्ष्मी तथा देवी के रूप में पूजा जाता। आत्म बलिदान के बल पर यमराज को हराने वाली नारी पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के समान पूजा जाता है। ये इनकी विचारधारा। मैंने आपको व्यापक विचारधारा बताई, मैंने आपको व्यापक विचारधारा बताई। आप इसमें जो अच्छा लगे वो लिख दे। जरूरी नहीं कि आप पुस्तकों का अनुसरण करें। पुस्तकों का अनुसरण आपको करना भी नहीं चाहिए। इस लेवल पर जाने के बाद पुस्तकों का अनुसरण इस लेवल पर जाकर के आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मूल रूप से मैं इसका तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि संक्षिप्तीकरण एक ऐसा विषय है, संक्षिप्तीकरण एक ऐसा विषय है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में एक मूल विचारधारा को पकड़ना है,
कि जो भी कोई लिखा गया है हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसके भावार्थ को लेंगे, क्या कहा गया है, फिर उसके भावार्थ को लेने के बाद हम उससे सहमत हैं या हम उससे सहमत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मूल भावना जो है उसको हम मरने नहीं देंगे। मूल जो उसका औदात्य भाव है उसको हम मरने नहीं देंगे। हम लाइन से भटकेंगे नहीं, हम विषय से इतर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम उसकी मौलिकता का पतन नहीं होने देंगे। अगर नारी के सम्मान में कहेगी कि नारी के सम्मान में 1/3 करके अपनी विचारधारा लिख देंगे, आप जितने एग्जाम्पल डाल सकते हो डाल लीजिए, लेकिन आप समय का भी ध्यान रखेंगे और सीमा का भी ध्यान रखेंगे, दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप पर्यावरण से संबंधित है तो आप पर्यावरण की मौलिकता को पकड़िए, पर्यावरण की मौलिकता को पकड़ने के बाद शुरू कीजिए, यहाँ पर वृक्ष बचाओ, पेड़ लगाओ, जो भी आपको कहना है यहाँ से वहां से शुरू कीजिए, पेड़ों पर सम्मान कीजिए, पुराने एग्जाम्पल आप दीजिए, आज के एग्जाम्पल आप दीजिए, भविष्य में आप क्या देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल आप दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है पेड़ नहीं लगाए, हल्का सा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत में सकारात्मक कि अब ये समय आ गया है कि निश्चित रूप से इस महामारी के बाद लोगों ने सोचना प्रारंभ किया है कि प्रकृति ही निश्चित रूप से हमें जिंदा रख सकती है। अब हमारी विचारधारा बदलेगी और निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे, पूरी दुनिया हरियाली हो जाएगी। एक सकारात्मक सोच आपको रखनी है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव विचारधारा आपको रखनी है। हमने कहा कि आप विचारों से सहमत है या नहीं सहमत है कोई फर्क नहीं पड़ता, विचारधारा आपकी अपनी होनी चाहिए। ये 2 एग्जाम्पल देना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य संक्षिप्तीकरण में होता है क्या, जो आप पढ़ते हैं उसकी मौलिक भावना को पढ़ेंगे, ये मैं नहीं बता सकता आपको, आप खुद अपनी आपकी आत्मा बताएगी कि आपने उसमें से क्या निकाला, आपने कौन सा सार तत्व निकाला। उस सार तत्व को निकालने के बाद आप चिंतन करेंगे, क्योंकि इस लेवल पर जाने के बाद आपकी स्किल तो अच्छी रही होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि मेरी बात को आप इतने गौर से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर अध्यात्म तो है, आपके अंदर जुनून तो है, आपके अंदर ललक तो है। ऐसे कोई नहीं सुनता अभी तक, न जाने आप क्या देख रहे होते, न जाने क्या देख रहे होते। आपका मन भी करता होगा कि हम भी थोड़ा मनोरंजन कर लें, हम भी थोड़ा अपने मन को दुखी कर लें, हम भी अपने दूसरी दिशाओं में चले गए, जैसे लोग कंटेंट ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर। आप नहीं गए उन दिशाओं में, क्योंकि आपका विचारधारा, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य अच्छा है, महान है, आगे बढ़कर जाकर के आप दुनिया को एक नई दिशा देने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा होने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि आप हो चुके हैं, आपने शुरुआत कर दी यहाँ पर। ये विचारधारा आप में अपने आप नहीं आई, पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य रहा होगा, किस प्रकार से आप मतलब इस विचारधारा से जुड़े यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं, एक उदात्त भाव जो है, ये आपके चरित्र का उदात्त भाव मैंने बताइए, आपकी मौलिकता थी। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे विचारों की मौलिकता है। आप जो कंटेंट को पढ़ते हैं उसमें उसके बाद आपको क्या नजर आता है वो आपके विचारों की मौलिकता है। बस उस मौलिकता को नहीं मरने देना, ठीक है। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि वो ग्लास है तो किसी ने आधे ग्लास को देखा, आपने वर्षों से बचपन से सुनते रहे होंगे कहानियां, किसी ने कहा कि वो ग्लास आधा खाली है, किसी ने कहा वो ग्लास आधा भरा है, ठीक है। लेकिन नए जमाने के लोग कहते हैं कि न वो खाली है न वो भरा है, बल्कि वो तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पर आधा पानी से भरा है तो आधा हवा से भरा। वो विचारधारा उसकी मौलिकता है। उस मौलिक विचारधारा को आप किस ढंग से कह सकते हो, उस मौलिक विचारधारा को आप कैसा विचार दे सकते हो, उस विचारधारा को आप कितना उदात्त भाव दे सकते हो, किस ढंग से कह सकते हो, ये आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं संक्षिप्तीकरण में काम आती है। 1/3 आपको करना है, तीसरा हिस्सा आपको करना है, लाइन एज इट इज ज्यों की त्यों उठा के नहीं लिखना है, उसको पढ़ना है, उसके भाव को समझना है, 1/3 निचोड़ निकाल करके उसके भाव को संक्षिप्त रूप से कर देना है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जहां तक हो सके मतलब ऐसे पर्यायवाची शब्द डालने की कोशिश करें उसमें कि मतलब शब्दों में उदात्त आ जाए, शब्दों में श्रेष्ठ भावना आ जाए, ऊंची भावना आ जाए, अच्छी भावना आ जाए। ऐसी भावना का पालन, ऐसी भावना का प्रयोग आप उसमें करेंगे। अच्छा शीर्षक छांटने की कोशिश करेंगे, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर आप पॉजिटिव वे में डालने की कोशिश करेंगे। 1/3 आप कर देंगे, सार में आप निष्कर्ष लिख देंगे। अपनी विचारधारा डालने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन यदि डालना चाहते हो कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी विचारधारा इसमें डालूंगा, तो सकारात्मक सोच लेकर के एक नई दिशा, भविष्य को एक मार्ग दिखा देने वाली, एक प्रेरणा देने वाली दिशा का निश्चित रूप से आप उसमें उल्लेख करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।